नमस्कार मित्रों, लाइफ कंक्लूजन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री। शुरू होती है कहानी एक 6 वर्षीय छोटे से बालक से। यह 6 वर्षीय बालक अपने घर के बरामदे में खड़ा बारिश का दृश्य देख रहा था। बालक के घर के पास बहने वाली नाली का पानी उमड़ घुमड़ रहा था। उसमें छोटे छोटे भंवर उठ रहे थे और कहीं कहीं उस नाली ने प्रपात का रूप ले रखा था। बहाव अपने साथ कई छोटे बड़े कंकड़ पत्थर को भी बहाए ले जा रहा था। अचानक उस बालक ने देखा कि एक ताड़ पत्र की छतरी हाथ में लिए एक आकृति खड़ी है। बालक उस आकृति को भली भांति पहचानता था। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह एक झोंपड़ी में रहती थी। उसके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते थे। वह गरीब थी। छोटा सा बालक बड़ी गंभीरता से प्रकृति और गरीबी के कारणों को जानने का प्रयास करता। अपने अध्यापकों से वाद विवाद करता, परिवार वालों से जानने का प्रयास करता। यह बालक था आधुनिक भारत का निर्माता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। भारत के औद्योगिक विकास में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मित्रों, आज हम इसी महान इंजीनियर और वैज्ञानिक का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। विश्वेश्वरैया के पूर्वज आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के मोक्षगुंडम गांव के निवासी थे। सैकड़ों वर्ष पूर्व इनका परिवार तात्कालिक मैसूर राज्य के कोलार जिले के मुदेन्नाहल्ली गांव में आ बसे। यह गांव वर्तमान बेंगलुरु शहर से 60 किलोमीटर दूर है। इसी गांव में मोक्षगुंडम श्रीनिवास शास्त्री और वेंकट लक्ष्मा के घर 15 सितंबर 1860 को विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ। दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार यहाँ के लोग अपने बच्चों के नाम के साथ अपने पैतृक गांव का नाम भी जोड़ते हैं। अतः विश्वेश्वरैया के नाम के साथ भी उनके पैतृक गांव मोक्षगुंडम का नाम उनके माता पिता ने जोड़ दिया। मित्रों, उनका नामकरण हुआ मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया आगे चलकर सर एमबी के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, बात करते हैं विश्वेश्वरैया की शिक्षा दीक्षा की। जब वे 5 वर्ष के थे तभी उनका परिवार चिकबल्लापुर आ गया। चिकबल्लापुर में ही उनकी आरंभिक शिक्षा हुई। हाई स्कूल तक की शिक्षा उन्होंने इसी गांव के विद्यालय से प्राप्त की, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद यह बेंगलुरु अपने मामा के पास चली आई। इस समय इनकी आयु लगभग 12 वर्ष की थी। यहाँ आकर विश्वेश्वरैया जी ने सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया और 1880 में बीए की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। इसके बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन घरेलू परिस्थितियां इस बात की आज्ञा नहीं देती थी कि वे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सके। सौभाग्य से इन्हें मैसूर राज्य से छात्रवृत्ति मिल गई और इन्होंने पुणे के साइंस कॉलेज में प्रवेश ले लिया। यहाँ उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1883 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय के समस्त कॉलेजों में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर विश्वेश्वरैया ने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली। इस सफलता पर उन्हें उस समय का प्रतिष्ठित जेम्स बॉकरले मेडल भी प्राप्त हुआ। और इसी के साथ इनकी अगले ही वर्ष नियुक्ति मुंबई प्रेसिडेंसी सरकार के लोक निर्माण विभाग नासिक में हो गई। मुंबई प्रेसिडेंसी में आप 1908 ईस्वी तक रहे। इस समयावधि में विश्वेश्वरैया जी ने पूना, कोल्हापुर, धारवाड़, बेलगांव, बीजापुर आदि कई शहरों की जलापूर्ति योजनाएं तैयार की। नियमित कार्यों के साथ साथ विश्वेश्वरैया बाढ़ नियंत्रण, बांध सुदृढ़ीकरण, जलापूर्ति, नगरीय विकास, सार्वजनिक निर्माण, सड़क, भवन इत्यादि के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जुड़े रहे। मित्रों, विश्वेश्वरैया जी ने अनेक योजनाओं को अपने हाथ में लिया और उन सभी में सफलता प्राप्त की। ऐसी ही कुछ योजनाएं हैं जिन पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहले है सक्खर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति। मित्रों, 1892 में जब सक्खर, जो कि वर्तमान में सिंध में है, नगर परिषद सक्खर शहर की जलापूर्ति योजना में असमर्थ हो गई थी, तो विश्वेश्वरैया जी ने ही सक्खर शहर को स्वच्छ जलापूर्ति करवाई। यह उनकी ही बुद्धि का परिणाम था कि सिंधु नदी के पास ही एक कुआं खोदकर उसमें रेत की कई परतें बिछाई गई और उन्हें एक सुरंग के द्वारा नदी से जोड़ दिया गया। सुरंग से कुएं में आने वाला पानी स्वतः ही रेत में रिस रिस कर फिल्टर हो जाता, जिसे पंप द्वारा पहाड़ की चोटी पर ले जाया गया और वहां से शहर में जलापूर्ति की गई। मित्रों, इसके बाद विश्वेश्वरैया जी पुणे शहर में आए, जहां पुणे में उन्होंने सिंचाई की नई पद्धति, जिसे सिंचाई की ब्लॉक पद्धति कहा जाता है, उसे आरंभ किया। इसके द्वारा नहर के पानी को बर्बाद होने से रोका गया।
1901 में विश्वेश्वरैया ने बांधों के जल भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए विशेष प्रकार के जलद्वारों का निर्माण किया। ये जलद्वार ऐसे थे जिनसे कि 25% अधिक पानी भंडारित किया जा सकता था। इन्हें आज विश्वेश्वरैया फाटक कहते हैं और ये विश्वेश्वरैया के नाम से ही पेटेंट इनका हो चुका है। मित्रों, इन फाटकों का पहला प्रयोग मूथा नदी की बाढ़ पर नियंत्रण के लिए खड़गवासला में किया गया। इस सफल प्रयोग के बाद तिजारा बांध ग्वालियर, कृष्णा सागर बांध मैसूर और अन्य बड़े बांधों में इन जलद्वारों का सफल प्रयोग किया गया। मित्रों, इसके बाद विश्वेश्वरैया जी ने अदन बंदरगाह की छावनी में पेयजल की समस्या को दूर किया। 1906 में अदन बंदरगाह के सैनिक छावनी में पीने के पानी की भारी कमी थी। इस समस्या के निवारण के लिए विश्वेश्वरैया जी को वहां भेजा गया। विश्वेश्वरैया जी ने अदन से 97 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर पहाड़ी क्षेत्र की खोज की जहां पर्याप्त वर्षा होती थी। क्षेत्र में बहने वाली नदी के तल में बंद मुंह वाले कुएं बनाए गए और वर्षा के जल को एकत्र कर पंपों के द्वारा अदन बंदरगाह तक पहुंचाया गया। इसके बाद 1907-08 में इन्हें हैदराबाद में आमंत्रित किया गया। मित्रों, 1907-08 तक मुंबई प्रेसिडेंसी में सेवाएं देने के बाद 1909 में हैदराबाद के निजाम का एक अनुरोध विश्वेश्वरैया जी को प्राप्त हुआ। इस अनुरोध में उन्होंने बाढ़ के कारण नष्ट हुए हैदराबाद शहर का पुनर्निर्माण करने तथा भविष्य में बाढ़ से बचने के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया था, जिसका इन्होंने सफलतापूर्वक संचालन किया। सतत मिलने वाली इन सफलताओं के कारण मैसूर राज्य का ध्यान भी विश्वेश्वरैया जी की ओर गया और इन्हें मैसूर में चीफ इंजीनियर और दीवान बना दिया। मुंबई प्रेसिडेंसी की सेवा में रहते हुए 1907 में कुछ समय के लिए विश्वेश्वरैया 3 सुपरिटेंडेंट इंजीनियरों का उत्तरदायित्व संभाल रहे थे, परंतु वे जानते थे कि वे कितनी भी मेहनत कर लें, वे चीफ इंजीनियर के पद पर कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेजी राज था और ये चीफ इंजीनियर का पद अंग्रेजों के लिए ही आरक्षित था। 1907 में उन्होंने राजकीय सेवा से त्यागपत्र दिया और विदेश भ्रमण के लिए चले गए। 1909 में विश्वेश्वरैया को मैसूर राज्य से चीफ इंजीनियर पद के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन मित्रों, उन्होंने सरकार से पहले ये आश्वासन लिया कि इनकी योजनाएं पूरी करने में उन्हें कोई उच्चाधिकारी अकारण ही बाधा नहीं डालेगा। सरकार द्वारा आश्वस्त किए जाने के बाद 1909 में विश्वेश्वरैया ने चीफ इंजीनियर का कार्यभार संभाल लिया। इसके साथ ही उन्हें रेल सचिव भी नियुक्त किया गया। कार्यभार संभालते ही विश्वेश्वरैया ने राज्य में सिंचाई और बिजली की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने रेलों का जाल बिछाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की। 1912 में विश्वेश्वरैया को मैसूर राज्य का दीवान बना दिया गया। किसी इंजीनियर का इस पद पर पहुंचना पहली बार हुआ था, इसीलिए यह लोगों के लिए एक आश्चर्य का विषय भी था। अपने विभागों को देखते देखते इन्होंने मैसूर में शिक्षा के लिए भी अनेक योजनाएं तैयार की। उन्होंने राज्य की शिक्षा की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया और उन्हीं के प्रयासों से मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो देशी रियासतों में पहला विश्वविद्यालय था। मैसूर के औद्योगिकरण के लिए इन्होंने विशेष प्रयास किए। इन्हीं के अथक प्रयासों से मैसूर में रेशम, चंदन के तेल, साबुन, धातु, चमड़े रंगने आदि के कारखाने लगे। मित्रों, भद्रावती में लौह इस्पात कारखाने की योजना भी विश्वेश्वरैया की ही देन है। उन्हीं के प्रयासों से अक्टूबर 1913 में बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना हुई और इसके बाद मित्रों उन्होंने दीवान का पद त्याग दिया। दीवान का पद त्यागने के पीछे भी कई सारे कारण थे। 1917-18 में जब विश्वेश्वरैया की ख्याति अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तब उनके विरोधी राज्य में तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे थे। उन्होंने राजा तथा दीवान के बीच अविश्वास का वातावरण उत्पन्न कर दिया, जिसके कारण 1918 में विश्वेश्वरैया ने दीवान का पद छोड़ दिया। दीवान का पद छोड़ने के बाद विश्वेश्वरैया स्वतंत्र रहकर कार्य करने लगे। 1923 में उन्होंने भद्रावती के लोहे के कारखाने का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया। बेंगलुरु के लिए पेयजल योजना तैयार की। 1927 में कृष्णा सागर बांध से संबंधित नहरों व सुरंगों का काम पूरा किया। मित्रों, इसके बाद विश्वेश्वरैया जी ने हीराकुंड बांध का काम अपने हाथ में लिया। 1937 में उड़ीसा में आई विनाशकारी बाढ़ से दुखी होकर महात्मा गांधी ने विश्वेश्वरैया से अनुरोध किया कि वे उड़ीसा में जाकर बाढ़ से रोकथाम संबंधी कार्य करें। 1938 में महानदी के डेल्टा का गहन अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसी रिपोर्ट के आधार पर हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ। इसके बाद भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना पर भी इन्होंने काम किया। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना विश्वेश्वरैया जी की ही देन थी।
1902 में शिव समुद्रम झरने पर बिजली घर लगाया गया, लेकिन योजना लगभग असफल रही। मैसूर सरकार के सामने कोलार की खानों को पर्याप्त बिजली देने की चुनौती आ गई। इस समय मैसूर राज्य के चीफ इंजीनियर विश्वेश्वरैया थे, जो बिजली विभाग के भी सचिव थे। मित्रों, ऐसी स्थिति में विश्वेश्वरैया जी के सामने बहुत सी चुनौतियां आई, क्योंकि वो जिस विभाग को संभाल रहे थे उसी के सामने सीधा सीधा संकट आ खड़ा हुआ। इसलिए उन्होंने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की और इसके अंतर्गत कावेरी नदी पर एक बहुत बड़ा जलाशय बनाने की योजना बनाई गई। मित्रों, इस महत्वाकांक्षी परियोजना को वित्त विभाग से मंजूरी दिलवाने के बाद 1911 में इस बांध की नींव डाली गई। इस बांध के निर्माण में मानवीय और प्राकृतिक कई आपदाएं, कई विपत्तियां सामने आई, लेकिन विश्वेश्वरैया जी ने इन सभी पर पूरा पाते हुए इसको सही समय पर पूरा कर दिखाया। कावेरी नदी पर कृष्णा राजा सागर बांध बनने से कर्नाटक की 1 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होने लगी। चीनी की मिलें, रुई की मिलें, सूती कपड़े की मिलें लगाई गई। मित्रों, इस जलाशय से एक बिजली घर भी बनाया गया, जिससे कोलार की खानों को बिजली देने के बाद भी अनेक उद्योगों को बिजली दी गई। इस तरह से उन्होंने बिजली की समस्या हल करने के साथ साथ खेती के लिए भी जमीन को पानी देने और कई सारे उद्योग लगाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। अनेक शहरों में पेयजल योजनाओं को पूरा इसी जलाशय के माध्यम से किया गया। इसके अतिरिक्त मित्रों, विश्वेश्वरैया जी ने देश के लिए और भी अनेक कार्य किए, जिनका एक संक्षिप्त सा विवरण हम यहाँ चर्चा में लेंगे। देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विश्वेश्वरैया जी ने अखिल भारतीय निर्माता संघ की स्थापना की। सन 1941 से 1956 तक वही संघ के अध्यक्ष भी रहे। अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी समितियों से जुड़े रहे। 1922 में वे नई दिल्ली नगर निर्माण कमेटी के सदस्य बने। उसी वर्ष उन्हें सर्वदलीय प्रतिनिधि राजनीतिक कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करने का अवसर मिला। विश्वेश्वरैया जी ने लगभग 70 वर्षों तक देश की सेवा की। 1960 में उनका जन्म शताब्दी वर्ष पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। मित्रों, अब बात करते हैं विश्वेश्वरैया जी को मिले पुरस्कार एवं सम्मानों की। 7 सितंबर 1955 के दिन विश्वेश्वरैया जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इससे पूर्व भी उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके थे, परंतु भारत रत्न के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण सम्मान भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया वह था उनके जन्म दिवस 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करना। अन्य पुरस्कारों की बात करें तो मित्रों, 1911 में दिल्ली दरबार में उन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर के खिताब से सम्मानित किया गया। मैसूर राज्य में वायसराय की यात्रा के बाद 1915 में वे नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से सम्मानित किए गए। मित्रों, इस प्रकार वे सर विश्वेश्वरैया बने। विश्वेश्वरैया को 8 विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां प्राप्त थी। बंबई और मैसूर विश्वविद्यालयों से LLD, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और आंध्र विश्वविद्यालय से डीलिट, कोलकाता, पटना, इलाहाबाद और जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें DS की मानद उपाधियां दी गई। उन्होंने समय समय पर अनेक विश्वविद्यालयों के दीक्षांत भाषण भी दिए। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, काउंसिल ऑफ बंगाल, कलकत्ता द्वारा फरवरी 1958 में विश्वेश्वरैया को दुर्गा प्रसाद खेतान स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। मित्रों, वे सन 1887 में ही इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के सह सदस्य बन गए थे। सन 1904 में सदस्य बने। सन 1952 में उनका नाम इंस्टीट्यूट की सूची में बगैर शुल्क के रखना तय हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स भारत के तो वे सन 1943 से सम्मानित आजीवन सदस्य थे। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य रहे। इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानिंग के सम्मानित फेलो भी रहे। भारत के विश्व प्रसिद्ध संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की कोर्ट के लगातार 9 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। टाटा आयरन और स्टील कंपनी के लगभग 28 वर्षों तक डायरेक्टर रहे। उन्होंने जनवरी 1923 में लखनऊ में हुए इंडियन कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। विश्वेश्वरैया के जन्म शताब्दी पर भारत सरकार ने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। जीवन के अंतिम क्षणों की बात करें तो विश्वेश्वरैया जी ने अपने 102 वर्ष के लंबे जीवन काल में छोटे बड़े अनेक काम किए और 1962 में उन्होंने अपनी इस भौतिक देह को त्याग कर परलोक गमन किया। तो मित्रों, ये था डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया
का लाइफ कंक्लूजन। इसी तरह के और लाइफ कंक्लूजन देखने और सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ लाइफ कंक्लूजन चैनल पर। धन्यवाद।